नमस्कार। अध्ययन क्षेत्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं प्रकारों पर प्रकाश वर्णन कीजिए। अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति कोई भी विषय जो स्वतंत्र रूप से तथ्यों के आधार पर कब, कहाँ और कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर दे सके में समर्थ है, तो उस विषय वस्तु को उसकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों में रखा जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र का स्वरूप यह सकारात्मक अध्ययन माना गया है। यह समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे 1798 से 1857 के द्वारा विकसित किया गया। प्रमाणित ज्ञान कोई वैज्ञानिक ज्ञान है। इस प्रकार का विज्ञान वैज्ञानिक विधि के माध्यम से स्वीकार्य है। वैज्ञानिक ज्ञान से अभिप्राय जो अभी पुष्टि से प्राप्त होता है। वैज्ञानिक विधि अर्थात अन्वेषण की वह प्रकृति है जो घटनाओं का अवलोकन करे, प्रयोग का परिणाम को प्राप्त करे, तार्किक मापन करे, विषय के विशिष्ट सिद्धांत को तर्क पर या कारणों के आधार पर स्पष्ट करे। एपिस्टेमोलॉजी सकारात्मक शब्द का मूल्य अर्थ मूल्य रहित और या उद्देशात्मक आगम और मानवता का अध्ययन क्षेत्र है जो प्रकृति विज्ञान के माध्यम से अलग अध्ययन करता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने अनुभव किया है कि तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स से इसका स्थान वैज्ञानिक विधि ने विचारों के इतिहास में तत्व मीमांसा का स्थान तब विज्ञान के दर्शन का स्थान ले लिया है। सत्य की चाह में समाज तीव्र गति से उत्तरोत्तर स्तर से गुजरता है, जिन्हें कॉम्टे ने 3 स्तर पर नियम या सार्वभौमिक नियम का नाम दिया है। धर्म का अध्ययन क्षेत्र थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स आध्यात्मिक, पॉजिटिव सकारात्मक, अनुशासन डिसिप्लिन। अनुशासन से अभिप्राय शिक्षा, चारित्रिक विकास, स्वास्थ्य विकास करके एवं संस्कारों को समाप्त कर व्यक्ति के अंदर उत्तम संस्कार का विकास करना है। अनुशासन वह चारित्रिक परिष्कार है जिसको प्राप्त कर आचरण तो सुंदर होते ही जीवन में निपुणता, दक्षता और विकास का भी प्रादुर्भाव होता है। अनुशासन की मंथनी से मथित होकर जीवन नवनीत के समान सुचिकन, कोमल, लाभकारी तथा मुलायम बन जाता है। सच तो यह है कि आत्मनियंत्रण तथा आत्मसंयम को ही अनुशासन कहते हैं। अनुशासन मानव की वह विशिष्टता है जो उसे पशु एवं मानवेतर प्राणियों से ऊंचा स्थान प्रदान करती है। अनुशासन समग्र जीवन की वह दशा है जो मानव के आचरण, मन तथा आत्मा का परिष्कार करती है। अनुशासन का अर्थ वस्तुतः व्यक्ति का शिक्षण, परिष्करण एवं स्वास्थ्य विकास एवं अनुशासन संस्कारों को समाप्त करके सुंदर एवं स्वास्थ्य संस्कारों का निर्माण करता है। अनुशासन संबंधी पुरातन विचारधारा। प्राचीन काल में अनुशासन को सीमित तथा संकुचित अर्थ में ग्रहण किया जाता था। विद्यालय में अनुशासन शब्द का उच्चारण सही भय तथा अत्याचार के वातावरण की सृष्टि होती थी। वस्तुतः प्राचीन काल में विद्यालय के बाहर तथा भीतर सभी जगह निरंकुशता का साम्राज्य था। समाज में निरंकुश शासन का राज था, जो विद्यालय में भी निरंकुश और तथा निर्दय प्रभावचार्य एवं शिक्षक का दंडयुक्त अनुशासन था। उस समय छात्रों में भय तथा शारीरिक दंड से बल पर नियंत्रण में रखना ही अनुशासन समझा जाता था। और एक नियम का पालन करना छात्रों का कर्तव्य था। गुरु आज्ञा का उल्लंघन अक्षम्य, अनुशासनहीनता के लिए कोमल बच्चों को कठोर शारीरिक दंड भोगने पड़ते थे। उस समय विद्यालय अनुशासन की विधायिका सिर्फ छड़ी थी। जैसे उदाहरण भी कम नहीं है जब शिक्षकों ने छोटी छोटी गलतियों के कारण छात्रों की चमड़ी उधेड़ दी। शिक्षक छात्रों के आत्मसमर्पण पर ही संतुष्ट होते थे। प्रधानाचार्य तो निरंकुश, हृदयहीन और तथा कठोर हुई होता ही था। प्राचीन समय में अनुशासन का यही स्वरूप था। इतना जरूर था कि अनुशासन का न तो स्थायी प्रभाव था और न ही आंतरिक। यही प्यार और आदर के द्वारा आंतरिक गुण से आचरण में विकास होता था। यह कार्य दंड एवं डर के द्वारा तो सर्वथा असंभव ही था। अनुशासन संबंधी पूर्वाधुनिक विचारधारा। आधुनिक समयुग के आगमन तथा मनोविज्ञान के विकास के साथ अनुशासन की पुरातन विचारधारा खत्म सी हो गई। अब दंड तथा एवं कठोर नियंत्रण का स्थान प्यार, शासन एवं स्वतंत्रता ने ले लिया। आज शिक्षक के हाथ में डंडा गायब हो चुका है। पूर्व की तरह शिक्षक अब सैनिक अथवा पुलिस अधिकारी के दृश्य आचरण नहीं करता। शिक्षक तो आज अभियंता है, मानवीय अभियंता। वह पूर्ण विकसित उपयोगी मानव का निर्माण करता है। प्यार, सहानुभूति एवं कल्पनाशीलता से अतः अनुशासन ही आधुनिक विचारधारा की गंगोत्री स्वतंत्रता है, कठोर नियंत्रण नहीं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अनुशासन धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं। सच तो यह है कि आत्मा अनुशासन ही सच्चा अनुशासन है। रायबर्न ने भी कहा है, ट्रू डिसिप्लिन शुड मेनली पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव rather than नेगेटिव एंड रेस्ट्रिक्टिव। अनुशासन ही सार्थकता सृजनात्मक होने में सच्चा अनुशासन निर्माण करती है, संसार नहीं।
चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण ही अनुशासन का परम लक्ष्य। सृजनात्मक अनुशासन धनात्मक द्वारा विकसित होता है, रचनात्मक द्वारा नहीं। यहाँ यह समझनीय है कि दंड कदापि सृजनात्मक नहीं हो सकता, वह मूलतः ऋणात्मक ही है। दंड द्वारा किसी क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, किसी गुण का सृजन नहीं। उदाहरण में से स्पष्ट है कि दंड द्वारा किसी बच्चे को झूठ बोलने से रोका जा सकता है, परंतु उसके अंदर सत्य के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न किया जा सकता। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तो कहा है कि यह वही अनुशासन सार्थक है जो शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो, वह बच्चों को तंत्रात्मक समाज के योग बनाने में सहायक हो। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार सच्चा अनुशासन सृजनात्मक, धनात्मक तथा स्नेह एवं सहानुभूति पर आधारित होता है। उसका विकास साध्य, नियंत्रण एवं आत्मसंयम के रूप में होता है। टीपी नन के अनुसार अपनी प्रवृत्तियों को रोककर उनका इस प्रकार नियंत्रण करना क्रियाव्यय तथा कुशलता के स्थान पर मितव्ययिता एवं कुशलता प्राप्त की जा सके। विद्यालय में अनुशासन का महत्व व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों दृष्टि से कौन से अनुशासन का मानव के जीवन में अत्यंत महत्व है। एक संस्था के सदस्य जितने अधिक अनुशासित होते हैं वह संस्था उतनी अधिक उन्नतिशील होती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। यही कारण है कि समाज में हर व्यक्ति स्वतंत्रता सीमित होती है। किसी एक की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि वह दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे या उसे हानि पहुँचाए। अनुशासन द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता में नियंत्रण किया जाता है। अतः अनुशासन का आज किसी भी क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अनुशासन की आवश्यकता है। विद्यालय द्वारा संपन्न होने वाली सभी क्रियाओं में जैसे ज्ञान अर्जन, आदतों का निर्माण, क्षमताओं एवं कुशलताओं का विकास करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। बच्चों में समायोजन की आदत विकसित करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। अतः विद्यालय के प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए अनुशासन का विशेष महत्व है। विद्यालय में अनुशासन के महत्व को ही अधिक स्पष्ट करने के लिए उसकी उपयोगिता संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक, विद्यालय की उन्नति व प्रगति में सहायक, छात्रों के हृदय में शिक्षण के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करने में सहायक, शिक्षक छात्र संबंध के सुंदर व मधुर बनाने में सहायक, कार्य को सुचारू रूप से चलाने में सहायक, वातावरण को दूषित और उन्नति रूप से बचाने में सहायक, छात्रों को पूर्ण नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायक, छात्रों की छिपी शक्ति के उन्मुखीकरण तथा विकास में सहायक, छात्रों के बीच व्याप्त उड़नता, उद्यय आदि प्रवृत्तियों का दमन एवं मार्गान्तीकरण में सहायक, मार्गान्तीकरण में सहायक, मानवीय एवं सामाजिकता के विकास में सहायक। अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा। अनुशासन शब्द अंग्रेजी का शब्द डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण। इस शब्द की उत्पत्ति डिसिप्लिन शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि छात्र है शिक्षक का अनुगामी। इस प्रकार शिक्षक का अनुमान करना अर्थात शिक्षक की आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासन के अर्थ को स्पष्ट करने के कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। नन के शब्दों में टीपी नन ने अनुशासन का अर्थ बताते हुए अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना जो व्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। इस कथन से स्पष्ट है कि अनुशासन के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी मुक्त भावनाओं और शक्तियों को किसी निर्धारित नियंत्रण द्वारा नियमित एवं नियंत्रित करना होता है। अनुशासन समाज में व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। एच मार्टिन के अनुसार अनुशासन का अर्थ व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना सीखना। अनुशासन का अर्थ गुण आज्ञाकारिता अर्थात नियमों एवं अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारी होना। डीवी के अनुसार जॉन डीवी ने नियंत्रण की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। अनुशासन का अर्थ व्यवस्था की शक्ति और कार्य करने के लिए अनुबंध उपलब्ध संसाधनों पर नियंत्रण की क्षमता है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बच्चों की व्यवसाय उत्तम आचरण तथा और उत्तम निहित सर्वोत्तम गुणों की आदतों को प्राप्त करने के लिए उसे प्रशिक्षित किया जाता है। अर्थात अनुशासन एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे आचरण व गुणों का सुविकास होता है। अनुशासन की अवधारणा के संबंध में एक आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। पारंपरिक रूप से अनुशासन स्थापित करने के लिए दमन को मुख्य साधन माना जाता था। पाठशालाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों को शारीरिक दंड देने का प्रचलन था। उस काल में बच्चों की भावनाओं, इच्छाओं और जन्मजात प्रवृत्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में मनोवैज्ञानिक तत्वों को ध्यान में रखा जाता है और बच्चों की इच्छाओं और भावनाओं एवं मूल प्रवृत्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। अब दमन के स्थान पर सृजन को महत्व दिया जाता है। नवीन विचारधारा के अनुसार अनुशासन को मूलर ने इस प्रकार परिभाषित किया। अपनी आधुनिकता और सम्यक रूप में अनुशासन का अर्थ बालकों और बालिकाओं को प्रजातांत्रिक जीवन के लिए तैयार करना। अनुशासन का ध्येय ज्ञान, शक्ति, आदतों को, रुचि और आदर्शों को प्राप्त करना, जिनका निर्माण उसके स्वयं की, उसके साथियों की और समग्र रूप में समाज की भलाई होता है। अनुशासन के स्वरूप और प्रकार। अनुशासन के निम्नलिखित 4 प्रकार: प्राकृतिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, व्यक्तित्व अनुशासन। प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत बच्चों पर किसी प्रकार के बाहरी दबाव
स्वनियंत्रण को लागू किया जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण के मुख्य समर्थक रूसो तथा स्पेंसर थे। इन शिक्षा दार्शनिकों के मतानुसार बच्चों को अपने आप में नियंत्रण रहने देना चाहिए। बालकों को स्वयं अपनी आंतरिक प्रेरणा से कार्य करनी चाहिए। जब तक वह स्वयं अपने विवेक से कार्य करेंगे तो क्रमशः उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे तथा इन्हीं अनुभवों से उनके अनुशासन का विकास होगा। इस प्रकार स्वतः विकसित किया गया अनुशासन जीवन व्यतीत का वास्तविक महत्व समझ में आ जाएगा। आधिकारिक अनुशासन में बच्चों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। बच्चों को हर प्रकार से अपनी बड़ों को उनके नियंत्रण अथवा अधिकार में रहना होता है। बच्चों को अपनी इच्छा से सामान्य रूप से कोई भी कार्य करने की छूट नहीं होती। इस प्रकार के अनुशासन में बच्चों में बड़ों के आदर्शों और निर्देशों का सर्वाधिक महत्व होता है। घर पर बच्चों को अपने अभिभावकों का तथा स्कूल में शिक्षक का हर आदेश मानना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आधिकारिक अनुशासन बाहर से थोपा जाने वाला अनुशासन है। व्यक्तित्व अनुशासन वैयक्तिक अनुशासन इस प्रकार का नियंत्रण बालकों के लिए नहीं बल्कि परिपक्व व्यक्तियों के लिए होता है। जब व्यक्ति में समुचित विवेक का विकास हो जाता है तो उसे स्वयं ही मालूम हो जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या नियमित है और क्या अनियमित। वह स्वयं ही उचित तथा अनुचित का चुनाव करता है। इस नियंत्रण में किसी प्रकार का बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण नहीं थोपा जाता, इसलिए इन्हें आत्म अनुशासन या आत्मनियंत्रण कहते हैं। इस प्रकार का अनुशासन व्यक्ति की अपनी संकल्प शक्ति विशेष रूप से सहायक होती है। सामाजिक अनुशासन का एक अन्य स्वरूप सामाजिक अनुशासन। इस अनुशासन का निर्धारण सामाजिक मान्यताओं द्वारा होता है। प्रत्येक समाज का यह नियम है कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार कार्य करने पर समाज व्यक्ति की प्रशंसा करता है और सामाजिक मान्यताओं के विपरीत निंदा की जाती है। इस प्रशंसा तथा निंदा के माध्यम से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। समान रूप से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक निंदा से बचना चाहता है तथा यह चाहता है कि उसके कार्यों की प्रशंसा की जाए। इस धारणा से सामाजिक अनुशासन बना रहता है। अनुशासन के अवगुण स्व-अध्ययन का उद्देश्य। जिन मापदंडों और गुणों के आधार पर विषय को एक अध्ययन के रूप में पहचाना जाता है वे निम्नलिखित अध्ययन क्षेत्र का अपना अनुसंधान क्षेत्र होता है जिसे अन्य अध्ययन के साथ आदान प्रदान किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र का स्वयं का विशिष्ट ज्ञान संचय होता है जो अनुसंधान से संबंधित भिन्न होता है। इसका अन्य विषयों के साथ संबंध नहीं होता। अपनी स्वयं की विशिष्ट अनुसंधान विधि होती है। स्वयं का घोषणा पत्र होता है। स्वयं की तांत्रिक शब्दावली होती है जो अनुशासन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। स्वयं के सिद्धांतों और अवधारणा होती है जिसमें प्रभावी संचय ज्ञान होता है। यह जरूरी नहीं कि सभी गुणों का एक साथ देखने को मिले। इसके आधार पर क्षेत्रों से उसे जोड़ा जाए या इस अध्ययन क्षेत्र की नींव है। पाठ्यवस्तु, पाठ्यक्रम, सिद्धांत, अनुसंधान विधि। 19वीं शताब्दी में जर्मन विश्वविद्यालय की शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा मूल रूप से अध्ययन शब्द को प्रयोग में लाया जाने लगा जो नवीन व विशेष सूचनाएं प्रदान करने का साधन के रूप में सामने आया। 20वीं शताब्दी में इसे अन्य देशों के द्वारा अपना लिया गया। किसी भी विषय को अनुशासित बनाने के लिए उसकी प्रकृति, विशेषता, क्षेत्र एवं अध्ययन विधियाँ निर्धारित होती है। इस प्रकार प्रत्येक विषय के अध्ययन क्षेत्र को निम्नलिखित बातों के द्वारा समझा जा सकता है। समस्या का प्रकार, कार्य क्रिया, समस्या से संबंधित परिणाम, अध्ययन का इतिहास, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन की परिभाषा, अध्ययन की शिक्षण विधि, अध्ययन का अधिगम, बुद्धि का मापन, तांत्रिक चिंतन व अवबोध, अध्ययन के उपकरण व समस्या समाधान हेतु विधियाँ उपकरणों का प्रयोग, ज्ञान व कौशल को जो व्यक्तियों की क्षमताओं के आधार पर भिन्नता बताते हैं। अध्यापक द्वारा अनुशासन स्थापित करने के उपाय। सकारात्मक उपाय, नकारात्मक उपाय। सकारात्मक उपाय तभी कारगर होता है जब उपयुक्त वातावरण हो। कहने का तात्पर्य है कि सकारात्मक उपाय के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन आवश्यक है। उपयुक्त वातावरण और स्वदेश क्षैतिक शैक्षणिक क्रियाशीलन के द्वारा छात्रों में स्वानुशासन करने गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, इसलिए यह सकारात्मक उपाय कहलाता है। आगे इस उपाय का उल्लेख करते हैं। अध्ययन अध्यापन की सुविधा। विद्यालय में छात्रों के लिए अध्ययन अध्यापन की सुविधाएं बहुत आवश्यक है। इससे अनुशासन स्थापना में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। अवकाश के समय छात्र पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, अतः इसमें उपयोगी पुस्तकें होना जरूरी है। विद्यालय का भवन तथा उसके कमरे भी काफ़ी बड़े तथा साफ सुथरे हो। हवा की उत्तम व्यवस्था, साफ सफाई का मैदान काफ़ी बड़ा हो, खुला वातावरण स्वास्थ्यवर्धक हो। इससे छात्रों में प्रफुल्लता, उत्साह एवं प्रगति की भावना विकसित होती है तथा वे स्वतः अनुशासित होते हैं। अध्यापक का व्यक्तित्व वे शिक्षक की मुद्रा, वाणी को सौम्यता, सहिष्णुता, सहानुभूति और ममता न केवल उसे लोकप्रिय बनाती बल्कि छात्रों को भी आकर्षित और प्रभावित करती। छात्रों में यह गुण स्वतः ही प्रविष्ट हो जाता है। इससे छात्र शिक्षक के निकट संपर्क में आते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। छात्रों में अनुशासन स्थापित करने में शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत ही कारगर होता है। अभिभावक के सहयोग से छात्रों के विषय में अधिक जानकारी अध्यापक को प्राप्त होती है। इससे छात्रों के साथ उचित व्यवहार का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही बच्चों की प्रगति और दुर्गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार दोनों के सहयोग से अनुशासन का गुण छात्रों में निश्चित रूप से
होता है। पुरस्कार इस भावना से छात्रों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है तथा विषय में रुचि बढ़ती। पुरस्कार द्वारा छात्रों में सद्भाव, व्यवहार व स्वाध्याय में रुचि की अभिवृद्धि होती है। अनुशासनहीनता छात्रों के साथ सहानुभूति एवं धैर्य का व्यवहार। अनुशासनहीनता के पीछे अशांत परिवार से माता पिता का कठोर व्यवहार तथा किसी शिक्षक की कठोरता का भी कम हाथ नहीं होता है तथा ऐसे बच्चे सहानुभूति, ममता एवं अपनापन के भूखे होते हैं, जिससे उनमें अनुशासन के स्वर्णिम गुणों का विकास हो जाएगा। अध्यापन विधि भी सुंदर, आकर्षक और मनोवैज्ञानिक। जो शिक्षक आकर्षक, सुंदर तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से अपना अध्यापन करता है उसे वर्ग में छात्रपूर्ण मनोयोग तथा उत्साह से इस अध्ययन क्षेत्र की नींव है। पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम अभिभावक अध्यापक सहयोग। अभिभावक के सहयोग से छात्रों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। इससे छात्रों के साथ उचित व्यवहार का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही बच्चों की प्रगति और दुर्गुणों की जानकारी प्राप्त होती है, प्रशस्त होता है। इस प्रकार दोनों के सहयोग से अनुशासन का गुण छात्रों के निश्चित रूप से होता है। पुरस्कार इस भावना से छात्रों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है तथा विषय में रुचि बढ़ती है। पुरस्कार द्वारा छात्रों में सद्व्यवहार एवं स्वाध्याय में रुचि की अभिवृद्धि होती है। अनुशासनहीनता छात्रों के साथ सहानुभूति में धैर्य का व्यवहार। अनुशासनहीनता के पीछे अशांत परिवार, माता पिता का कठोर व्यवहार तथा किसी शिक्षक की कठोरता का भी कम हाथ नहीं होता था। ऐसे बच्चे सहानुभूति, ममता तथा अपनापन के भूखे होते हैं, जिससे उनमें अनुशासन के स्वर्णिम गुणों का विकास हो जाए। अध्यापन विधि सुंदर, आकर्षक एवं तथा मनोवैज्ञानिक। जो शिक्षक आकर्षक, सुंदर तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्यापन करता है उसे वर्ग में छात्र पूर्ण मनोयोग तथा उत्साह से बैठते तथा पढ़ते हैं और इसके विपरीत शिक्षा के वर्ग में अनिच्छा से जाता है तथा अनुशासनहीनता के कार्य करता है। तो यह स्पष्ट है कि सुंदर व आकर्षक अध्ययन विधि द्वारा अध्यापक का भी अनुशासन स्थापना में बहुत बड़ा हाथ है। विद्यालय स्वस्थ परंपरा का निर्माण। विद्यालय में स्वस्थ परंपराओं तथा नियमों का निर्माण अनुशासन स्थापना में बड़ा सहायक होता है। जहाँ इनका पालन होता है वहाँ विद्यार्थी अनुशासन के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। नैतिक शिक्षा विद्यालय में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था है। महापुरुषों के जीवन चरित्र तथा उपदेशात्मक कथा से छात्रों को परिचित कराया जाए। इससे वे सत्कार्य की ओर प्रेरित होंगे तथा स्वतः ही अनुशासित होंगे। छात्रों को उत्तरदायित्व प्रदान कर देने का फर्ज होता ही उनमें अनुशासन के गुण पनपते जाते हैं। इसके लिए छात्र संसद, छात्र मंत्रिमंडल आदि की स्थापना की जा सकती है। शैक्षणिक क्रियाशीलन अनुशासन का गुण विकसित करने के लिए शैक्षणिक क्रियाशीलनों का बहुत महत्व। वाद विवाद, खेलकूद, अभिनय, कवि गोष्ठी, साहित्य परिषद अथवा समाज सेवा, बालचर संगठन, सैनिक शिक्षा आदि मुख्य शैक्षणिक क्रियाशीलन है। इससे स्वतः अनुशासन के गुण विकसित हो जाते हैं। सामूहिक खेलकूद, इसके द्वारा छात्रों में अनुशासन के गुणों का विकास करते हैं। संगठित सामूहिक खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी आदि प्रमुख खेल में शिक्षा उपसंस्थिति रहता है। इसके अवकाश के समय का सदुपयोग होता है। स्वास्थ्य में वृद्धि, सामाजिकता का विकास, भ्रातृत्व एवं सहयोग भावना की वृद्धि होती है। प्रमुख नकारात्मक उपाय दंड है। उपाय के तहत छात्र को अनुशासनहीनता के कार्यों को करने के लिए दंड किया जाता है तथा भविष्य में ऐसे करने से रोका जाता है। दंड भी कई तरह के होते हैं: शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, सामाजिक दंड, नैतिक दंड। नकारात्मक उपाय जैसे कि नाम से स्पष्ट, आधुनिक युग में उपयुक्त तथा प्रभावकारी नहीं माने जाते। आज जो सृजनात्मक और सकारात्मक उपायों को अनुशासन के गुणों के विकास के लिए उपयुक्त एवं मनोवैज्ञानिक माना जाता है। पाठ्य पुस्तक का चयन किन आधारों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय मुख्यतः मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। पाठ्य वस्तु का चयन, व्यवस्था, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। छात्रों की दृष्टि से पाठ्य वस्तु उनकी रुचि, अवस्था, योग्यता, मानसिक स्तर, प्रवृत्तियों, अभिरुचि तथा संवेगात्मक स्तर पर अनुकूल होना चाहिए। समाज की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकें समाज तथा आर्थिक विकास और उन्नति के लिए देश के नागरिकों में नवजागरण का संचार कर सके। पाठ्य वस्तु की व्यवस्था छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। समस्याओं एवं शिक्षण विधियों के अनुकूल व्यवस्था की जाए। पाठ्य पुस्तक में मनोवैज्ञानिक क्रम स्थापित किया जाए। पाठ्य पुस्तक की बाइक आकृति, आउटर अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक
टाइप जिल्द, कागज, पंक्तियों की संख्या व शब्दों के बीच की दूरी आदि की चौड़ाई आदि को उचित व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। विषय के कुछ कंटेंट मटेरियल्स के ग्राह्यता, बदलाव, महत्व एवं क्षेत्र विषय, शैक्षणिक साधन, एजुकेशनल रिसोर्सेज, अभ्यास के लिए प्रश्न निर्देश, सहायक पुस्तकों की सूची, अनुक्रमणिका, प्रस्तावना आदि को यथार्थता तथा उनकी उपयोगिता, उदाहरण एग्जाम्पल, शाब्दिक तथा प्रदर्शनात्मक उदाहरण, सूची पत्र, तालिका, ग्राफ, रेखा चित्र एवं रेखाकृतियाँ, मानचित्र, आंकड़े, उदाहरणों एवं संदर्भों की शुद्धता, उपयुक्तता तथा पर्याप्त संख्या, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन इस प्रकार का हो कि इसके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी की आदतों का निर्माण एवं कुशलताओं का विकास हो सके। दूसरे विषयों की पाठ्य पुस्तकों से संबंध स्थापित करने में सहायक हो, फर्क तथा व्यक्तिगत व्यस्तताओं की संतुलित करता हो, सीखने के नियमों के अनुकूल हो, निर्देशित अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करने वाला हो, शिक्षण सत्रों के अनुकूल हो, छात्रों के विषय के प्रति रुचि जागृत करे, छात्रों के मानसिक एवं संवेगात्मक स्तर के अनुकूल हो, छात्रों के मानसिक विकास में सहायक हो, लेखक उनके विचारों की स्पष्टता, मौलिकता तथा निष्पक्षता, उनके अनुभव एवं प्रसिद्धि योग्यता, प्रकाशन के और मनोविज्ञान का ज्ञान और प्रशिक्षण। पुस्तक का मूल्य ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ छात्र उसे खरीदने में असमर्थ होते हैं। पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के लिए मापदंड, स्केल ऑफ अवेलेबिलिटी, टेक्स्ट बुक्स, प्रकाशन सामग्री, पब्लिश्ड मैटर, पुस्तक का नाम, टाइटल ऑफ बुक, लेखन या लेखकगण, ऑथर और प्रकाशक, पब्लिशर, पृष्ठों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेज, पुस्तक का मूल्य, प्राइस ऑफ बुक, कॉपीराइट की तिथि, डेट ऑफ कॉपीराइट, संख्यात्मक वर्गीक्रम, न्यूमेरिकल रेटिंग, बिल्कुल निकृष्ट, सामान्य और बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पुस्तक के यांत्रिक तत्व, फॉर्मेट, पुस्तक का आकार तथा साज सज्जा, जिल्द, सदृश्यता, कागज, छपाई, पुस्तक की चौड़ाई, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, पाठों का तर्क, मत विभाजन, पाठों की संबंधता, क्रमबद्धता, सारांश, मौलिकता, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन शैली, भाषा, स्थूलता, निष्पक्षता, शोधावली, आधुनिक पूर्व, उदाहरण एग्जाम्पल, क्षमता, वस्तुनिष्ठता, गुणात्मकता, उपयुक्तता, आर्थिक जीवन से संबंध, अनुपात, स्पष्टता, मानचित्र, आर्ट तथा ग्राफ, मैप, चार्ट एंड ग्राफ, शुद्धता, स्थूलता, संख्या, आकार, उपयुक्तता, अनुपात, महत्व, अभ्यास प्रश्न, क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइजेज, पाठ्य वस्तु से संबंध, उनकी व्यापकता, शिक्षणता, छात्रों की दृष्टि से उपयुक्तता, उनकी प्रेरणात्मकता, उनकी व्यवस्थापना, उनकी वस्तुनिष्ठता, उनकी विश्वसनीयता, संदर्भ एवं विशेष अध्ययन योग्य पुस्तकें, रेफरेंस बुक्स एंड बाइब्लियोग्राफी, व्यावहारिकता, शिक्षक की दृष्टि से महत्व, छात्रों की दृष्टि से महत्व, विषय सामग्री के प्रसार, नवीनता, पूर्ण परिशिष्ट तथा अनुक्रमणिका, व्यवस्थापन, विषय वस्तु, व्यावहारिकता, पूर्णता, महत्व। इस प्रकार एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वही होगी जिसमें उपयुक्त बिंदु अधिकतम तथा उत्कृष्ट मात्रा में हो। अच्छी पाठ्य पुस्तक वही होगी जिसके अधिकतम लाभ तथा प्रयोग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और जिसका कठिनता स्तर विद्यार्थियों की अवस्था के अनुरूप हो। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में शिक्षक की मित्र तथा छात्र की मांग दिशा है, इसलिए उपयुक्त बताए गए बिंदुओं के आधार पर इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक रोचक हो, टेक्स्ट बुक शुड बी इंटरेस्टिंग। पाठ्य पुस्तक का रोचक होना बड़ा आवश्यक है क्योंकि जब तक पाठ्य पुस्तक रोचक नहीं होगी, छात्र इसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे और यह उनकी शिक्षाओं से को प्राप्त नहीं कर सकेगी। पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। पाठ्य पुस्तक के बाल केंद्रित होने का अर्थ है कि जिन बालकों के लिए पाठ्य पुस्तक का चयन किया गया है वह उनकी आयु, रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर, प्रवृत्तियों, अभिरुचियों तथा संवेगात्मक स्तर के अनुकूल हो। स्टाइल एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में लिखित शैली भी साहित्यिक होनी चाहिए। विवरण पाठ्य पुस्तक के लिए बहुत आवश्यक है। यह पाठ्य पुस्तक को नीरस बनाने होने से बचाता है। विस्तृत तथा व्यापक, डिटेल्ड, कम्प्रिहेंसिव। प्राचीन समय में लोगों के उनके यह गलत धारणा थी कि एक पाठ्य पुस्तक बहुत से तथ्यों का केवल एक सार है, परंतु आज का बच्चा तथ्यों की ओर केवल रूपरेखा ही नहीं चाहता। आज का बच्चा विस्तार, व्याख्या और विवेचन चाहता है। यह केवल तथ्यों को जानना ही नहीं चाहता, अपितु जो घटनाएं हुई वे कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इस सभी बातों को जानना चाहता है। आधुनिक युग में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को केवल परिणाम ही नहीं देने चाहिए बल्कि इस परिणामों को प्राप्त करने में जो लंबे थका देने वाला संस्कार और पूर्ण संघर्ष हुआ है उनका भी विवरण देना चाहिए। सुंदर चित्र, गुड इलस्ट्रेशन। पाठ्य पुस्तक में सुंदर चित्र हो, इसमें विचित्र चार्ट, आकृतियाँ, समय रेखाएं, ग्राफ, मानचित्र आदि सिखाए जाने चाहिए। इसके प्रयोग से पाठ्य पुस्तक सुंदर तथा एवं आकर्षक बनती है। साथ ही पाठ्य पुस्तक में दिए गए विचारों, भावनाओं, संकल्पनाओं को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। इन चित्रों का उद्देश्य केवल सुंदरता बढ़ाना नहीं होना चाहिए, तो यह सहायक सामग्री उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए।
प्रकार की होनी चाहिए तथा इनमें इन्हें पाठ्यपुस्तक का अभिन्न बनाया जाना चाहिए। स्वयं अध्ययन की रुचि उत्पन्न करने वाली अराउज इंटरेस्ट फॉर सेल्फ स्टडी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में स्वयं ही पढ़ने के लिए रुचि जागृत करती है। तभी संभव है जब पुस्तक की भाषा सरल शैक्षिक साहित्यिक शैली साहित्यिक और कठिनता स्तर विद्यार्थियों के अनुरूप होगी। विषय का संगठन मनोवैज्ञानिक विधि से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर साइकोलॉजिकली एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन अत्यंत मनोवैज्ञानिक विधि से किया जाता है। आधुनिक युग में लगभग सभी विषयों में विस्तार आ रहा है, इसलिए इसका चुनाव तथा संगठन करते समय बालकों की समर्थताओं रुचियों आयु और शिक्षा स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यपुस्तक सामग्री सरल से कठिन तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होनी चाहिए। स्पष्ट तथा सरल भाषा लैंग्वेज शुड बी क्लियर यानी जो भाषा की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है। पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल सजीव एवं भावना अनुकूल होनी चाहिए। भाषा तथा शब्दावली के दृष्टिगत पुस्तक में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। सरल तथा एवं स्पष्ट भाषा हिजियन क्लियर लैंग्वेज पुस्तक की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। उच्च कक्षाओं में भी इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उनमें गंभीर भावों का समावेश किया जाना चाहिए। इससे बालकों की सामग्री पढ़ने समझने के बारे में बताने की बड़ी ही सरलता होगी। शब्दों में सब सार्थक तथा पर्पजफुल वर्ड्स पाठ्यपुस्तक का प्रत्येक शब्द सार्थक तथा वाक्य दूसरे से गुण होता होना चाहिए। निरर्थक शब्दों तथा भाषा पुस्तक में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। उपत स्तरानुकूलता अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड पुस्तकों की भाषा का स्तर बालकों की मानसिक अवस्था के अनुकूल होना चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक की सरल भाषा होनी चाहिए, परंतु उच्च कक्षाओं के लिए इसमें संपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। शुद्ध भाषा करेक्ट लैंग्वेज पाठ्यपुस्तक की भाषा शुद्ध तथा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। बालक सामान्य पुस्तक की भाषाओं को ही आदर्श मानते हैं, अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भाषा शुद्ध शब्दावली वैकेबुलरी शब्दावली का चयन बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की शब्दावली सीमित होनी चाहिए, इससे बालक उससे सरलता सुगमता से ग्रहण कर लेते हैं। जिनके ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्यपुस्तकों में नए नए शब्दों का प्रयोग करते रहना चाहिए। छपाई प्रिंटिंग पुस्तक के मुद्रण का अपना एक महत्व स्थान है। छोटी कक्षाओं के बालक बड़े तथा सुंदर अक्षरों में रुचि रखते हैं। जब बच्चा का स्तर बढ़ता जाता है बालक सरलता से सूक्ष्म की ओर बढ़ते जाते हैं। छपाई की निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान देना है। स्याही इंक छपाई में काली गहरी और चमकदार स्याही का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की स्याही से छपी पुस्तकों में बालकों की रुचि पढ़ने में बढ़ती है। आकार साइज पुस्तक की छपाई का टाइप मतलब सरनुकूल हो। छोटी कक्षाओं में बड़े और बड़ी कक्षाओं में छोटे अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए विभिन्न कक्षाओं की पाठ्यपुस्तक में टाइप भी भिन्न होनी चाहिए। टाइप प्राथमिक कक्षाओं के लिए 24 पॉइंट, मिडिल क्लास के लिए 18 पॉइंट, समूह कक्षाओं के लिए 16 से 12 पॉइंट होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तकों का टाइप 12 पॉइंट से छोटा किसी भी कक्षा में नहीं होनी चाहिए। पंक्तियों में दूरी डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स में पंक्तियों के बीच की दूरी पर्याप्त होनी चाहिए। यह दूरी कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर हो। परिकक्षा की पुस्तक में यह दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह अंतर तथा दूरी शब्द तथा अक्षरों के आकार के अनुपात में बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ साथ पंक्तियों की लंबाई भी कक्षा के अनुसार 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ के चारों मार्जिन भी छूटा होना चाहिए। शुद्ध छपाई करेक्टिव प्रिंटिंग पाठ्यपुस्तक छपवाते समय अशुद्धियों की ओर सावधानी रखना चाहिए। गलती छपी हुई पुस्तक का कागज की हड्डी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आता है। छपाई में अशुद्धियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बालक न तो उसे पसंद करेंगे अपितु उनमें अशुद्धि लेखन पाठन की बुरी आदत भी पकड़ जाएगी। अभ्यासों का समावेश मोस्ट यूजफुल रखना चाहिए और विषय तथा पाठकों को लिख देना तो संकलित कर देना ही पर्याप्त नहीं। इसके साथ अभ्यास टिप्पणियाँ तथा कठिन स्थलों की व्याख्या एक्सप्रेशन भी देना आवश्यक है। व्याख्या तथा अभ्यास के अंतर्गत मुख्य बातें आती प्रत्येक पाठ के बाद अभ्यास के लिए विविध प्रकार के प्रश्नों भाषा की पुस्तकों में पाठकों तथा लेखकों के जीवनी व्याकरण रचना तथा प्रयोग भी होना चाहिए। कठिन और परिचित तथा गूढ़ शब्दों का अर्थ तथा व्याख्या का अभ्यास किया जाना चाहिए। पुस्तकों में ऐसे विवाद भी दिए जाने चाहिए जो बात को प्रोत्साहित करे। हम इस प्रकार हम देखते हैं कि विषय को पढ़ते समय ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त कौशल तथा अभिवृद्धि का विकास आवश्यक है और यह सब तभी संभव हो सकता है जब यदि पुस्तक में उपयोगी अनुभव तथा अभ्यासों का समावेश हो। पाठ्य पुस्तक नवीनतम होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक मस्ट बी अप टू डेट। एक पाठ्य पुस्तक का नवीन होना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। समाज संबंधी विषयों में तो विकास की गति और भी अधिक है। इससे प्रत्येक विषय की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को संबंधी नवीनतम बातें सम्मिलित होनी चाहिए। साथ समय पर इसे सुधारा या दोहराया जाए। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु सत्य तथा ठीक तत्वों पर आधारित होनी चाहिए। लेखकों को चाहिए कि वे सत्य और सच्चाई की अवहेलना न करें और अपने व्यक्तिगत विचारों को वास्तविक वस्तुनिष्ठ से ऊपर न समझे। पाठ्य पुस्तक में कोई उपदेश नहीं। टेक्स्ट बुक शुड बी फ्री फ्रॉम डॉक्ट्रिनेशन। पाठ्य पुस्तक में केवल तथ्य होने चाहिए और कोई वांछनीय तत्व नहीं होना चाहिए।
अच्छी पाठ्यपुस्तक वही हो जो केवल सत्य के दर्शन कराती है और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। पाठ्यपुस्तक के लेखन में भावात्मक अंतःक्रियाएँ न हो। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इमोशनल रिएक्शन। एक पाठ्यपुस्तक केवल सच्ची बोलती हो, पूरा सच और सच के नियम सिवाय कुछ नहीं हो। टेक्स्ट बुक शुड टेल ट्रूथ, होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। एंड यह किसी की भावना को ठेस न पहुँचाती। डज नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर। उपयुक्त वाक्य को अध्यायों में भी उपयुक्त अध्यायों में विभक्त होना चाहिए। शुड बी डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट चैप्टर्स। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक उपयुक्त अध्यायों में विभक्त होती है और यह अध्याय अनेक उपखंडों में विभक्त होते हैं। इसमें विषय सूची, शब्दावली और नियमावली भी होती है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक नए नए विचारों और अध्ययन के क्षेत्रों के द्वारा खोल देती है। A good textbook open various avenues of thought and study। वो दूसरी शिक्षण विधियों का आधार should serve as base for the other methods। पाठ्यपुस्तक दूसरी सभी गतिविधियों और क्रियाओं का आधार है। पाठ्यपुस्तक अन्य सभी विधियों को ज़्यादा कर सकती है। ऐसा पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में विधियों और क्रियाओं के बारे में निर्देश देकर किया जा सकता है। प्रयोग पहलू प्रबंध और लीज एम्फेसिस ऑन एप्लीकेशन स्टेप। अच्छी पाठ्यपुस्तक में पढ़ी हुई सामग्री के प्रयोग के सुझाव भी होने चाहिए। प्रत्येक अध्याय के अंत में गृह कार्यों, प्रश्नों, योजनाओं तथा अनेक अभ्यासों के द्वारा उस सामग्री के प्रयोग के अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। प्रयोग पहलू प्रबंध लीज एम्फेसिस ऑन एप्लीकेशन स्टेप। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में पढ़ी हुई सामग्री के प्रयोग के सुझाव भी होने चाहिए। प्रत्येक अध्याय के अंत में गृह कार्यों, प्रश्नों, योजनाओं तथा अनेक अभ्यासों के द्वारा उस सामग्री के प्रयोग के अवसर भी प्रदान करने चाहिए। थैंक यू।